फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में आए विभिन्न अधिनियमों की भूमिका भी संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण रही। इन्हीं में से एक है 1919 का भारत शासन अधिनियम। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो युद्ध काल में भारतीयों के द्वारा इंग्लैंड को भारी सहायता दी गई और युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय देकर महान गौरव अर्जित किया गया। इस स्थिति में भारतीयों को यह दृढ़ विश्वास हुआ कि युद्ध के अंत होने पर भारत में वैधानिक सुधारों का नवीन युग का सूत्रपात होगा। इसी दिशा में सर्वप्रथम 1916 में कांग्रेस लीग सुधार योजना तैयार की गई और इसके बाद अनेक योजनाएं प्रस्तावित की गई। भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत में क्रमिक सुधारों का एक खाका तैयार किया जाएगा और इसी दिशा में उन्होंने भारतीय वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में भावी सुधारों के लिए एक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में भेजी, जो बाद में 1919 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनी। इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें जो प्रमुख विशेषताओं का हम देखें तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता आती है वो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। इसमें प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया, जिसे द्वैध शासन के नाम से भी जाना जाता है। द्वैध शासन आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायरकी दो शब्दों डाय और आर्की से बना था, जिसका तात्पर्य दोहरे शासन से है। इस प्रकार का दोहरा शासन, जिसमें प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन ऐसे पदाधिकारियों के द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में जिस द्वैध शासन की स्थापना की गई, इसके लिए प्रांतीय विषयों को रक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था। रक्षित विषय पहले की तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत से चुने जाते थे और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इसी प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटने के कारण ही इसे द्वैध शासन का नाम दिया गया। दूसरा है प्रांतीय कारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। इस अधिनियम के द्वारा रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले से अधिक बढ़ा दी गई और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। तीसरा है प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों की संख्या में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन को पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया।
और इसमें गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। 5वां है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा शक्तिशाली बना रहने दिया गया, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए, जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। कार्यकारिणी पर निर्धारित सदस्यों की संख्या का प्रतिबंध हटा दिया गया और भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें उनमें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हों, परिषद में लॉ मेंबर होने योग्य ठहराया गया था। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। 6ठा है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई और इन दोनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। 7वां है भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया गया, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया। इस संबंध में यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी विषय के संदर्भ में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। 8वां है भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किए गए। इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। 9वां है केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कजन के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतों में दे दिया गया और प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूरा किया गया। 10वां है शक्ति का विभाजन। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, केंद्र के अधीन रखे गए और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंध रखते थे, प्रांतों के अधीन रखे गए। केंद्र के अधिकार में विदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक वेतार, आयकर, मुद्रा, टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा दीवानी व फौजदारी कानून रखे गए। प्रांतीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। 11वां है निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया और मताधिकार को बढ़ा दिया गया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा की गई, लेकिन अधिनियम में न केवल मुसलमानों को इस पद्धति के लिए बनाए रखा, वरन पंजाब में सिखों के लिए 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियनों के लिए और 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए इसे लागू कर दिया गया। 12वां है नरेश मंडल की स्थापना। इस अधिनियम में देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया, जो वास्तव में एक परामर्शकारी सभा के समान था। 13वां है संक्रमणकालीन उपाय। यह अधिनियम स्पष्टतः एक प्रयोग व संक्रमणकालीन उपाय था।
जैसा कि ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, ये तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच एक प्रकार का पुल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम ने भारत में भावी जो उत्तरदायी शासन की एक रूपरेखा तैयार की गई, किंतु इस अधिनियम की आलोचना की गई। सबसे पहले ये की गई कि प्रांतीय जो विषयों का यह जो अधिनियम है वह सिद्धांत ही दोषपूर्ण है। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग अलग प्रकृतियों की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त इसने जो विषयों का जो विभाजन किया गया था, रक्षित और हस्तांतरित विषय जो विभाजन किया गया था वह भी अतार्किक था, उससे अधिक अतार्किक और व्यावहारिक था। तो इस प्रकार उत्तरदायित्व मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया और वस्तुतः विषयों का यह विभाजन इस प्रकार किया गया कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर बने रहे। इसमें गवर्नर जनरल को स्वेच्छाचारी शक्तियां दी गई और हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो इन आधारों पर जो है इसकी आलोचना की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया, सेवाओं का भारतीयकरण हुआ, उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया और भारतीयों को अपनी सरकार की समस्याओं को समझने और शासकीय अनुभव प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार यह है अपने समस्त दोषों के बावजूद भारत में सुधार के लक्ष्य को पूर्ण करने और स्वराज्य की ओर जाने वाले राजमार्ग का पड़ाव था। धन्यवाद।